नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत पर मुख्यतः 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और पांड्य प्रमुख थे। जिसमें पांड्यों ने सुदूर दक्षिण में किया और पल्लवों ने भी लगभग सुदूर दक्षिण में ही अपना शासन किया था। हमने पढ़ा पल्लवों के बारे में, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में, जिसमें पल्लवों के राजनीतिक इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 5वीं शताब्दी से पूर्व का इतिहास और एक 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का इतिहास। मुख्यतः 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का इतिहास पल्लवों का महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसमें सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया और एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था देने का कार्य दक्षिण में उन्होंने किया था। आज हमें पढ़ना है उनके सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में कि उनकी क्या देन रही भारतीय प्राचीन इतिहास को। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पल्लव जो शासक थे वह मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उन्होंने अपने शासनकाल में सभी धर्मों को प्रश्रय दिया। ह्वेनसांग अपनी कांची यात्रा के समय स्थविर संप्रदाय के करीब 100 संग्रामों को उल्लेख करता है, जहां 10,000 बौद्ध भिक्षु अध्ययन करते थे। पल्लवों के समय ही आलवार व नैनार भक्ति आंदोलन दक्षिण में लोकप्रिय हुआ था। संस्कृत भाषा एवं साहित्य का दक्षिण भारत में सर्वाधिक विकास पल्लवों के समय ही हुआ तथा तमिल भाषा का भी विकास इसी समय हुआ। पल्लवों के समय मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, मंदिर निर्माण के लिए 3 मुख्यतः शैलियाँ थी। नंबर 1 नागर शैली, नंबर 2 द्रविड़ शैली और नंबर 3 बेसर शैली। नागर शैली जो थी वो मुख्यतः उत्तर भारत में थी। द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की जो थी वो दक्षिण भारत में थी और बेसर शैली इन दोनों का मिश्रित रूप था, जो दोनों जगह हमें मिलती है। तो पल्लवों के समय द्रविड़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ मंदिर निर्माण की। वास्तुकला को काष्ठ कला व कंदरा कला से मुक्त कराने का श्रेय भी पल्लवों को ही दिया जाता है। पल्लवों के शासनकाल में मुख्यतः मंदिर स्थापत्य की 4 शैलियाँ विकसित हुई। अलग अलग शासकों के काल में अलग अलग शैलियाँ मानी गई हैं, जैसे कि महेंद्र वर्मन जो शासक रहे उनके नाम से बन गई एक महेंद्र वर्मन शैली। इसमें मुख्यतः मंडप निर्माण व बौद्ध चैत्यों से यह सर्वाधिक प्रभावित थी। वस्तुतः यह पल्लव वास्तुकला का आरंभिक चरण था। उसके बाद थी महामल्ल शैली। इसका मुख्य केंद्र महाबलीपुरम था, जहां अनेक मंडपों एवं रथों मंदिरों का निर्माण हुआ। रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। इनकी वास्तव में संख्या तो कुल 8 है, किंतु इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। इनमें धर्मराज रथ मंदिर जो है सबसे बड़ा और आकर्षक है, जिसमें नरसिंह वर्मन की मूर्ति भी उत्कीर्ण कराई गई है। इसमें पहला हो गया धर्मराज रथ, दूसरा है भीम रथ, तीसरा है अर्जुन रथ, नंबर 4 है नकुल सहदेव रथ, नंबर 5 द्रौपदी रथ, ये सबसे छोटा रथ मंदिर है। नंबर 6 गणेश रथ और नंबर 7 पिद्री रथ और नंबर 8 है वलनकुट्टई रथ। तो इस प्रकार ये 8 रथ हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? सप्त पैगोडा बोलते हैं।
इस समय की, गंगा अवतरण की तथा भागीरथ प्रयास की भव्य मूर्ति जो है उल्लेखनीय है तथा किरातार्जुनीयम की मूर्ति भी महत्वपूर्ण है। द्रविड़ शैली में शिखर और गोपुरम बोलते हैं प्रवेश द्वार को, के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा था। द्रविड़ शैली की ये सबसे विशिष्ट पहचान बने थे क्या? शिखर और गोपुरम। विशेषतः चोलों ने इस गोपुरम संरचना को और उच्चता पर पहुंचाया। तो ये था पल्लवकालीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां। तो हमें ध्यान रखना है, मुख्यतः पल्लवों ने मंदिर निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया, जिसमें द्रविड़ शैली का विशेष योगदान है, और सप्त पैगोडा या हम कह सकते हैं जिन्हें रथ मंदिर, इनका निर्माण पल्लवों ने किया। तो ये था हमारा पल्लवों के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने पहले अध्याय में पढ़ा था पल्लवों के राजनीतिक इतिहास के बारे में, और ये था सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। तो यह आपके कोर्स में है और इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।